नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू किए थे और सेक्शन ई पाई का स्टेट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 प्रमाणीय वितरण नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो सेक्शन ई में 4 मार्क्स में आता है। और आज हम सेकंड क्वेश्चन लेने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीधा आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। और वीडियो के अंत तक देखते रहना, तो लास्ट में मैं आपको ट्रिक एंड टिप्स भी बताने वाला हूँ। तो सो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से वीडियो को देखना, ठीक है। तो चलिए वीडियो की आज की शुरुआत करते हैं और सभी लोग बने रहिए वीडियो के अंदर। तो देखिए बेटा, यहाँ पर आज मैं लेने वाला हूँ, सभी लोग के पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए बेटा। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो जाओ टेक्स्ट बुक लेकर आओ, फिर वीडियो को देखना, ठीक है। सबसे पहले बेटा यहाँ पर अगर आपके पास बुक वगैरह होगा तो मजा आएगा सवाल सोल्व करने में, ठीक है। तो अच्छे से सम्स को हम लोग सीखेंगे और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो अपना मार्क्स भी क्या होगा, अच्छा ही आने वाला है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। 1000 व्यक्तियों के समूह की व्यक्तियों की ऊंचाई के अवलोकन का माध्य आपको 100। तो बड़ा अगर आपको माध्य दिखे तो उसको हम लोग म्यू के नाम से जानते हैं। बड़ा अगर आपको बेसिक सीखना है तो जब मैंने पहला वीडियो बनाया आप वहां पर जाके देखिएगा, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा, फिर बाद में आप बोलोगे सर वीडियो को समझ में नहीं आया। तो इसलिए आपको पहला वीडियो बेसिक वीडियो देखना होगा, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। आगे ये व्यक्तियों की समूह, तो यानी ये जो वैल्यू होगा ये होगा आपका कैपिटल एन। आगे तथा विचरण लिखा है बड़ा, विचरण मतलब सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, 100। तो यदि इन व्यक्तियों की ऊंचाई का वितरण प्रमाणीय वितरण के अनुसरण करता है तो इस सूचना के आधार पर तृतीय दशांक, अब यहाँ पर क्या आ गया है, दशांक। अब दशांक क्या होता है पहले मैं उसके बारे में बेसिक समझाता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। फिर 60वें शतांश, और शतांश क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो चलिए थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, फिर बाद में मैं आपको सम्स कराऊंगा, ठीक है। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बेसिक आ गया ना तो सम तो आप कर पाओगे, पर पहले बेसिक समझ लेते हैं, बेसिक क्या होता है। चलिए चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये यहां पर मैंने लिखा है दशांश, दशांश, दशांशक। दशांशस का मतलब होता है 10। चलिए आगे, दशांशक मतलब क्या होता है 10। तो 10 और दशांकक को हम लोग यहाँ पर डी साइल इंग्लिश में कहते हैं, तो हम उसको डोनेट करेंगे डी से। तो अच्छा परसेंटेज कितना होता है, तो सर प्रतिशत होता है हमारा 100। तो 100 के अंदर अगर हम 10 से डिवाइड करें तो यानी एक बराबर कितना हो जाएगा, 10%। यानी कि अगर मान लो D1 दिया है तो आपको लिखना है 10%, यानी D1 के बराबर क्या हो जाएगा 10%। और अगर मान लो D2 लिखा है तो यहां पर आएगा 20%। अगर D3 होगा तो 30%, और अगर D4 होगा तो 40%। ऐसे करते करते ये कहाँ तक जाता है, 9 तक जाता है, यानी 90 तक, 90% हो लिखा जाता है। 10 नंबर काउंट किया जाता है 9 तक। तो ये चीजें याद रखना, दशांश। और बड़ा ये सब बेसिक आपको क्लास 11th में देखने को मिला होगा, जिसमें आपको डी साइल, क्यू, पी, ये सब आपने पढ़ा ना 10 11 में। अब आप बोलोगे सर 11 में मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, और आपने नहीं ध्यान दिया तो ये आपकी गलती है बेटा, आपने लापरवाही की ना। सर तो अपना काम कर ही रहे हैं ना। आप अगर नहीं सीखोगे नहीं समझोगे तो कहाँ से, अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। फिर कह रहोगे अरे यार सर ने तो ढंग से सिखाया नहीं, तो कहाँ से सवाल आएगा। भाई जब तुमको बेसिक ही नहीं आती तो सम्स क्या खाक सीखोगे आप। चलिए ये दशांश क्लियर हुआ। आगे हम बात करते हैं शतांश, शतांश की बात कर रहा हूँ। शतांश क्या होता है बाबू, शतांश के अंदर आते हैं 100 नंबर, और प्रतिशत कितना होता है 100। 100 में 100 डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1।
यानी अगर P1 होगा तो कितना होगा 1% के हिसाब से। अगर मान लो P50 लिखा तो 50% के हिसाब से। अगर P60 लिखा तो 60% के हिसाब से। अगर P70 लिखा तो 70% के आसपास। ऐसे यानी एक P1 बराबर क्या होगा 1%, यानी एक नंबर 1% के हिसाब से होगा, क्योंकि ये शतांशक है। शतांशक मतलब होता है जिसके अंदर शतक मारते हैं, जिसके अंदर 100 होता है, यानी काउंट होता है 100 तक और लिखा जाता है बाबू यहाँ तक P99 तक लिखा जाता है। तो इस तरीके से बड़ा ये चीजें को आपको क्लियर रखना है। चलो एक चीज इसमें नहीं दिया वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मान लो सवाल के अंदर क्वार्टाइल यानी कि चतुर्थक लिखा है, चतुर्थक, तो चतुर्थक में बड़ा 4 संख्या होती है और प्रतिशत कितना होता है 100, और 100 में अगर 4 का भाग दो कितना आएगा 25। यानी अगर यहाँ पर क्यू, चतुर्थक मतलब क्वार्टाइल, क्वार्टाइल मतलब 4 DQ, तो अगर Q1 होगा तो कितना परसेंट होगा 25%। Q2 होगा तो यहाँ पर कितना होगा 50%, और अगर Q3 होगा तो कितना होगा 75%। तो ये भी चीजें आपको याद रखना है बेटा। ये सब की सब चीजें बेटा क्लास 11th का बेसिक है बाबू। अगर आप याद करोगे तो आएगा ना भाई, भाई याद ही नहीं करोगे तो कहां से आएगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, तृतीय दशांश। देखो हमने दशांश के बारे में बताया था। देखो तृतीय दशांश मतलब तीसरा डी, तो तीसरा डी बराबर कितना प्रतिशत होता है बाबू 30% होता है। बोलो अब ये चीज याद रखना, ठीक है 30%। आगे क्या बोला है 60वां दशांश शतांश, तो ये देखो P60 यानी कितना परसेंट हुआ 60% हुआ। तो इस तरीके से ये परसेंटेज में कन्वर्ट होता है। अब आप मुझे मत बोलिएगा कि सर हम आपने मुझे बताया नहीं और कैसे आया। आई होप आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब हम सम चालू करें, स्टार्ट करें सम। चलिए अब हम क्या करेंगे, सम्स की क्या करेंगे शुरुआत करेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बेटा कि जब भी मैं कोई भी चीज कराऊं उसके अंदर मैं जो भी स्टेप्स लिखा हूं उस स्टेप्स पे ज्यादा फोकस करना बाबू, तो आपको सम्स हमेशा इजी लगेगा। डन। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो जो चीजें दिया है पहले हम क्या करेंगे उस क्वेश्चन को लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 1000 व्यक्तियों का समूह, यानी n बराबर कितना होगा 1000, और माध्य मतलब म्यू, म्यू बराबर कितना होगा 165। और यहाँ पर विचरण दिया है, लेकिन हमें विचरण नहीं चाहिए, हमें तो प्रमाप विचलन चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, चलिए चलिए सबसे पहले बड़ा हम यहाँ पर, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना होगा 1000 होगा, और म्यू, म्यू बराबर कितना होगा 165 होगा, और यहाँ पर विचरण लिखा है सिग्मा स्क्वायर मतलब कितना दिया है 100, पर हमें विचरण थोड़ा चाहिए, हमें तो चाहिए विचलन, यानी कितना आएगा 10। ये चीज मेन चीज हो गया। अब आगे यहाँ पर सवाल को सॉल्व क्या करना है सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं, फिर आपको हम सवाल सॉल्व करके बताते हैं कैसे सॉल्व करना होता है। यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है तृतीय दशांश। क्या लिखा है तृतीय दशांश, क्या लिखा है तृतीय दशांक। तृतीय दशांक मतलब क्या होगा बाबू D3, और D3 मतलब कितना परसेंट हुआ 30% है ना। ये देखिए D3 बराबर कितना परसेंट 30%। चलिए तो अब इसको हम सॉल्व, अब इसको लिखने का जो टेक्निक होता है बेटा वो टेक्निक कैसे लिखोगे। चलिए लिखने का यहाँ पर टेक्निक सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए तो तृतीय दशांक मतलब D3 होता है वो पता चल गया। अब यहाँ पर लिखने का टेक्निक देख लो बेटा, पहले आपको लिखना है P, फिर यहाँ लिखना है X लेस देन D3, तृतीय दशांक इसलिए D3। आगे कितना परसेंट था बाबू 30% था ना, देखो यहाँ पर रफ में लिख रहा हूँ 30% था, तो यानी कि 30 और प्रतिशत मतलब क्या होगा 100, भाग देंगे कितना आएगा 0.3। तो 0.3 है तो 0.3 नहीं लिखने का, हमेशा क्या करने का 0.3000 लिखने का। पता है क्यों ऐसा लिखना है, क्योंकि आपको वैल्यू फाइंड आउट करने में थोड़ा सा आसानी हो जाए इसलिए, ठीक है। जेड टेबल देखने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। देखो टेक्स्ट में खाली 30 लिखा है तो इससे क्या होता है थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि क्या करें क्या करें क्या करें, इसलिए मैं आपको 0.3000 लिखा रहा हूं जिससे आपको क्या कंफ्यूजन ना रहे। तो यहां पर 0. आपको क्या लिखना है
3000 लिखना है बेटा। जैसे जैसे मैं सॉल्व कर जा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाना। सच कह रहा हूँ बेटा, जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे। ये आपका स्टेप 1 है बेटा। आपको 5, ये आपको यहाँ पर क्या करना, स्टेप 1, आपको ये 5 स्टेप्स याद रखोगे तो आपका सवाल एकदम इजी है। अब बेटा स्टेप 1 जैसे ही आपका कंप्लीट हो वैसे आपको चालू करना है स्टेप नंबर 3। और स्टेप नंबर 2 में आपको करना क्या होगा बाबू, आपको जेड का फॉर्मूला लिखना है। तो एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो एक्स की वैल्यू तो नहीं दिया, तो एक्स आपको यहाँ पर क्या मानेंगे बेटा, ये, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या दिया है, D3, तो यहाँ पर D3। और म्यू, म्यू कितना दिया है 165। और सिग्मा, सिग्मा कितना दिया है 10 जेड बराबर। ठीक है, अब आगे तो वैल्यू सॉल्व होगा नहीं, तो यहीं पे इसको क्या करना है, रोक देना है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, इसी की तरह लिखना है। अब यहाँ पर x की जगह पे क्या देगा, z लेस देन Z1, क्योंकि हमें क्या करना है, Z1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। इसको हमने Z1 माना है ना, इसलिए क्योंकि x1 को हमने Z1 में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर हम क्या करना है, Z1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.3000। ये उल्टा वाला सवाल है, ध्यान से सीखना बेटा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब स्टेप 2 जैसे ही आपका कंप्लीट होगा वैसे आपको स्टेप नंबर 3 निकालना है। अब स्टेप नंबर 3 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। जेड बराबर 0 इधर आएगा, माइनस इन्फिनिटी इधर आएगा, प्लस इन्फिनिटी। जब भी सवाल के अंदर D3 दिया हो या P60 दिया हो, ठीक है, यानी डी से कोई भी संबंधित क्वेश्चन हो और पी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो और क्यू से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, तो एक चीज का याद रखना, यहाँ पर 0.3000, तो 0.5000 से कम अगर वैल्यू आती है तो आपको इस तरफ ग्राफ बनाना है, माइनस की तरफ। अगर 5000 से ज्यादा वैल्यू आती है तो आपको प्लस की तरफ ग्राफ बनाना है। बस इतना माइंड में फिट करना। फिर से 5000 से ज्यादा अगर वैल्यू आती है, 5000 से कम अगर वैल्यू आती है तो आपको माइनस की तरफ ग्राफ बनाना है। और 5000 से अगर ज्यादा वैल्यू आती है तो आपको प्लस की तरफ ग्राफ बनाना है। सर यहाँ पर 3000 है, तो यानी कि 5000 से कम है, तो आपको माइनस की तरफ ग्राफ बनाना। मतलब सपोज मान लो यहाँ पर कहीं पे भी खींच दो, सपोज मान लो मैं यहाँ पर खींच दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका Z1। अब आपको यहाँ पर ये देखना है बाबू, अब आपको ये देखना है इसका ये जो पीछे का भाग है ये किस तरफ है, उस तरफ है ना, उस तरफ है ना। तो उस तरफ है तो मतलब लीटी यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग खींचना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ये चीजें क्या करना है, प्रयास करना है। अब ये तो आपने कर दिया। अब सबसे बड़ी बहुत चीज होती है लिखेंगे कैसे। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, लिखेंगे कैसे। तो लिखने का टेक्निक सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखना। सबसे पहले क्या लिखोगे, 0.3000, तो 0.3000 इक्वल, सबसे पहले क्या लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, फिर Z1 से 0, तो पहले बड़ा फिर छोटा। तो कैसे लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी लेस देन Z लेस देन 0। और ग्राफ एक ही तरफ बने तो माइनस करना है, दोनों तरफ बने तो प्लस करना है। तो ग्राफ एक ही साइड बन रहा है इसलिए क्या करेंगे, माइनस, फिर Z1 से 0, तो Z1 लेस देन Z लेस देन 0। ठीक है, अब बड़ा ये माइनस में है, इसको प्लस में कन्वर्ट करो, तो 0.3000। अब इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 0 को इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की वैल्यू आपको पता है बेटा, मैंने आपको सिखाया था क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है बाबू, क्या होता है। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की वैल्यू होती है 0.5000 होता है, ये तो याद रखना। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की वैल्यू 0.5000 होता है, ये बात माइंड में फिट करो। माइनस Z1 लेस देन Z लेस देन 0। अब ये प्लस का है बाबू, उधर चाहिए तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। चलो यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ, तो 3000 माइनस 0.5000 बराबर माइनस का Z1 लेस देन Z लेस देन 0।
इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का क्या आएगा 0.2000, फिर माइनस पी Z1 लेस देन Z<0, माइनस से माइनस क्या होगा कैंसल, तो 0.2000 बराबर Z1 लेस देन Z0। तो आपका जो Z1 की अभी अनुमानित कीमत है वो इतना आया है। अभी हमारा क्या हुआ, स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम बनाने वाले स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या बनाएंगे हम लोग, टेबल। क्या बनाएंगे, टेबल बनाने वाले हैं। देखो बेटा, इसी स्टेप्स की मदद से आपको सारे सवाल सोल्व करना है, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। पहले समझते जाना सर ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, ठीक है। उल्टा वाला सवाल है बेटा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए सो प्लीज बेसिक वीडियो मेरा देख लेना जाके, सर किस तरीके से सॉल्व करते हैं पहले जाके मेरा बेसिक वीडियो देखना जरूर। देखो बेटा, इस तरीके से आपको स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, टेबल बना देना है। जैसे ही आपने स्टेप नंबर 4 में क्या करोगे, टेबल बना दोगे, वैसे ही बेटा आप क्या करना है, ये जो 2000 की तुमने वैल्यू निकाली थी, 2000 की जो तुमने वैल्यू निकाली थी, ये जो 2000 की वैल्यू निकाली थी, इसके आधार पे हम बड़ा एग्जिट जेड की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर बड़ा टेबल किस तरीके से बनाना पहले देख लीजिए। प्रमाणित प्रमाणित चल के कोष्टक Z1 की अनुमानित मूल्य नीचे दिए गए कोष्टक से प्राप्त करेंगे। फिर यहाँ पर कोष्टक से क्षेत्रफल Z प्राप्तांक, यहाँ पर 2000 के पहले की मूल्य, 2000 के बाद का मूल्य, फिर औसत मूल्य। अभी कैसे निकालेंगे बाबू, तो आपको जेड टेबल में देखना है। तो ये जेड टेबल में आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको आकर के देखना है 2000 की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो 2000 यहाँ पर ये 1800 है, ये 1950 है, ये 1985, ये दो, देखो ये रहा 1985 और 2019। ये 2000 के पहले की कीमत है, ये 2000 की बाद की कीमत है। ये 2000 से ज्यादा है, ये 2000 से कम है। तो इसको हम क्या लिखेंगे क्षेत्रफल में, तो क्या लिखेंगे 0.1985 और 0.19 2019, ठीक है। अब बड़ा जेड प्राप्तांक कैसे लिखोगे, कैसे प्राप्त हुआ, तो देखो ये 1985, तो देखो 0.5 के कौन से कॉलम में है, दूसरे, तो 0.5 के दूसरे कॉलम में है, तो यहां लिखेंगे 0.5 के दूसरे कॉलम में। और फिर ये कौन से 0.5 के तीसरे कॉलम में, तो यहां लिखेंगे 0.5 के तीसरे कॉलम में। अब औसत मूल्य कैसे निकालोगे, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो। चलो चलो डिवाइड करो, डिवाइड करो भाई, जल्दी करो, करो। तो यहां पर आंसर आएगा 0.2002 आएगा। और इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करेंगे 0.525 आएगा, ठीक है। अब बड़ा जैसे ही आपने ये टेबल निकाल दिया, उसके बाद आपको डिसाइड करना है जेड की वैल्यू। तो जेड की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो कैसे डिसाइड करोगे बड़ा, तो ये जो 2000 लिखा है, ये 2000, तो ये 2000 के सबसे पास में कौन है, सबसे पास में कौन है, 2000 से सबसे पास में कौन है, बताओ बताओ। 2000 से सबसे पास में देखो, इसमें 2000 में कितना कम पड़ रहा है, इसमें 15 कम पड़ रहा है, सपोज मान लीजिए, और इसमें 19 ज्यादा है, और इसमें 2। तो बताओ मुझे 2000 के सबसे पास में कौन हुआ फिर, सबसे पास में सर यही हुआ फिर, है ना। इस हिसाब से देखा जाए सबसे पास में कौन है, 2000 की यही है सबसे करीब, क्योंकि इसमें तो 15 बहुत कम है, इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें सबसे करीब है। सबसे पास में कौन सा वैल्यू हुआ, ये वैल्यू हुआ। तो जेड की रियल वैल्यू क्या होगी बाबू आपकी, ये होगी, तो 0.585। अब यहां पर आपको ये डिसाइड करना है बाबू, अब आपको ये डिसाइड करना है कि उत्तर आपका माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। तो देखो बेटा, हमारा जो ग्राफ बना हुआ है, ये जो ग्राफ बना हुआ है वो कौन सी तरफ बना हुआ है, सर माइनस की तरफ बना हुआ है। तो हमारा जेड का कीमत हो जाएगा वो कौन सी, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस क्यों,
क्यों हुआ पता चला? क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो माइनस की तरफ बना है, इसलिए। बस अब आपका सवाल आपके 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 जेब में है। अब करना क्या है, ये जो समीकरण था बड़ा, जिसका उत्तर हमको ढूंढना था, इसको इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे जेड का, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। तो जेड बराबर D3 माइनस 165 भागे 10। तो जेड की कीमत में लिखेंगे -0.585 बराबर D3 165 और 10। इधर ये गुणा में, इधर आएगा भागाकार, सॉरी भागाकार में, इधर गुणाकार में। तो -0.525 गुणे 10 बराबर D3 माइनस 165। इन दोनों का गुणा करेंगे, तो भाई गुणा करो, तो आएगा -5.25 बराबर D3 165। अब ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का। 5.25, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का 165 बराबर D3। प्लस माइनस क्या होता है बाबू? माइनस। तो कितना आएगा? 159.75 बराबर D3। तो यानी D3 बराबर 159.75, यही क्या होगा? इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से बेटा आपको फाइनल आंसर लिखना रहेगा। लेकिन लास्ट में बाबू एक लाइन लिखना मत भूलना प्लीज, ठीक है? क्या लिखोगे? ये कि समूह में 30% व्यक्तियों की जो ऊंचाई है 159.75 सेमी या उससे कम होगी। तो इस तरीके से बेटा बाबू यहाँ पर आपको क्वेश्चंस लिखना रहेगा। आई होप, आशा करता हूँ बेटा आपको ये टॉपिक्स काफी शानदार तरीके से क्लियर हो गया। ठीक है, ये तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया 5 स्टेप्स के अंदर। ये हमारा कौन सा स्टेप था बाबू? 5वां स्टेप था। ठीक है, बोलो, सारे स्टेप्स में आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, इसी तरीके से बेटा आपको सॉल्व करना है। देखिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, उसके बाद यहाँ पर स्टेप 4, और उसके बाद ये रहा स्टेप नंबर 5। ये हमने निकाला, कौन सा क्वेश्चन निकाला बाबू? तृतीय दशांश निकाला। अब हमें दूसरा सवाल क्या करना है? दूसरे सवाल में क्या लिखा है? दूसरे सवाल में लिखा है 60वें दशांक के बारे में बताइए, 60वें शतांशक के बारे में बताइए। तो चलिए, अब बड़ा जहां पर हमने D3 लिखा था वहां पर क्या लिखेंगे? दशांक मतलब होता है P, इसका मतलब होता है D3, इसका मतलब होता है P60। अब जहां पर D3 लिखा था वहां पर अब क्या लिखेंगे हम लोग? P60। सवाल का स्टेप सेम वही रहेगा जैसे अभी हमने सॉल्व किया। तो चलिए फटाफट हम स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ये देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर लिख दिया। P60 मतलब कितना होता है? 60% होता है। यानी कि कैसे निकालेंगे? 60/100 मतलब 0.60, मतलब हम लिखेंगे 0.60 लिखेंगे। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया। ये हमारा स्टेप नंबर 1 था। मैंने बताया था ना, जहां पर D3 था वहां पर आप क्या करोगे? P60। सवाल तो एकदम इजी होते जाएगा फटाफट। अब देखो स्टेप नंबर 2। अब देखो बड़ा, एक सवाल कर लिया ना बड़ा, अब बाकी सारे सवाल आपको इजी लगेगा, फटाफट हो जाएगा बड़ा। तो जेड का सूत्र लिखेंगे x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ठीक है, जेड का जेड, एक्स की जगह पे लिखेंगे P60 म्यू, और म्यू देखो यहाँ पर कितना लिया है बेटा? देखो म्यू दिया है 165 और सिग्मा दिया है आपको 10। तो यहाँ पर लिखेंगे म्यू दिया है 165 और सिग्मा दिया है 10। आगे वैल्यू नहीं दिया, इसको वैसे के वैसे। अब इसको जेड में कन्वर्ट करेंगे। P जेड लेस देन Z1 बराबर 0.6000। बस ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट। अब हम निकालेंगे स्टेप नंबर 3। तो बताया था कैसे ग्राफ बनाया जाता है बेटा। तो ग्राफ को आपको ध्यान से ध्यान रखना, ये दोनों टच नहीं होना चाहिए बेटा इस लिटी पे, ठीक है? नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर 0.6000 है, मतलब 5000 से अगर ज्यादा होगा तो प्लस की बाजू ग्राफ बनेगा, 5000 से कम होगा तो माइनस की तरफ ग्राफ बनेगा। तो ये तो 5000 से ज्यादा है, इसलिए मान लो, सपोज मान लो 6000, मान लो, सपोज मान लो यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, ये आपका आ गया Z1। ठीक है, अब बड़ा यहाँ पर इसका पीछे का भाग देखो, ये किस तरफ है? इस तरफ है, मतलब ये पूरा भाग कटेगा।
तो हम इस तरीके से काटना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जल्दबाजी मत करना बेटा, सवाल को सीखते जाना सर किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, देखो मेक प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुमको सवाल को आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, बात खत्म। चलिए, अब लिखने का तरीका क्या होगा बाबू, सबसे पहले माइनस इंफिनिटी से हम लोग जाएंगे जीरो तक, फिर जीरो से जाएंगे हम लोग Z1 तक। तो बेटा सबसे पहले लिखेंगे कैसे, सबसे पहले लिखेंगे 0.6000, तो 0.6000 बराबर माइनस इंफिनिटी से प्लस की तरफ, तो यहाँ पर P, तो माइनस इंफिनिटी लेस देन Z लेस देन जीरो। अब देखो ग्राफ अगर एक तरफ बने तो माइनस, ग्राफ दोनों बाजू बने तो प्लस। देखो माइनस की तरफ भी बना है और इधर देखो प्लस की तरफ भी बन गया। तो अगर ग्राफ दोनों बाजू बने तो आपको क्या करना है, प्लस, फिर जीरो से Z1 तक। ठीक है, अब देखो ये माइनस में, पहले इसको प्लस में कन्वर्ट करो, तो जीरो लेस देन Z लेस देन इंफिनिटी प्लस जीरो लेस देन Z लेस देन Z1। अब जीरो से लेकर इंफिनिटी तक की वैल्यू तो अपने को पता है कितना आएगा, 0.5000, तो 0.6000, फिर जीरो लेस देन Z लेस देन Z1। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0.6000 है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 0.5000 बराबर P, जीरो लेस देन Z लेस देन Z1, माइनस करेंगे तो जीरो पॉइंट कितना आएगा, 1000, तो जीरो लेस देन Z लेस देन Z1। अब बड़ा स्टेप नंबर 3 हमारा क्या हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब हम बनाएंगे स्टेप नंबर 4, और स्टेप नंबर 4 में हम क्या बनाने वाले हैं, टेबल। तो चलिए फटाफट हम लोग क्या बनाते हैं, टेबल बना लेते हैं। देखिए बेटा स्टेप 4 मैंने यहाँ पर देखो बना दिया। तो इस तरीके से आप स्टेप 4 कैसे जेड टेबल में ढूंढेंगे वो भी मैं ढूंढना सिखा दे रहा हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, यहाँ पर बना दिया। अब देखो चलो 1000 के जेड टेबल में हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। चलिए 1000 कहाँ होगा, तो 1000 नहीं होगा, लेकिन 1000 के पहले वाली वैल्यू 1000 के बाद वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो सर ये देखो 0.987 और 1026, ये देखो ये दो वैल्यू अपने को मिल गए। कैसे मिली होगी बेटा, पहले इसको क्षेत्रफल लिख देते हैं हम लोग, 0.0987 और दूसरा है 0.1026। अब जेड प्राप्तांक कैसे मिला होगा ये भी ढूंढते हैं। तो ये देखो 0.2 के पांचवें कॉलम में, 0.2 के पांचवें कॉलम में मिला है, यानी 0.25, और ये होगा 0.26, मिल गया। अब क्या करना है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बेटा। अब इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, तो यहाँ पर होगा 0.10005, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो तो 0.255। ठीक है, अब यहाँ पर आपको चेक करना है बाबू सबसे करीब की वैल्यू कौन सी होगी, यानी जेड टेबल के सबसे करीब की वैल्यू कौन सी होगी। चलिए बताओ सबसे करीब की वैल्यू कौन सी होगी, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता चलता है सबसे 1000 के सबसे पास में वैल्यू कौन सी है, 1000 के पास में वैल्यू कौन सी, ये वाली है सर। अब आप बोलोगे सर ये तो कम है, ये तो सबसे ज्यादा है, नहीं ऐसे नहीं होता। देखो हम बताते हैं पहचानों को कैसे। देखो सबसे पहले ये देखो इसमें 1000 में कितना कम पड़ रहा है, तो 1000 में से इसको माइनस कर दो पता चल जाएगा, 0987, इसमें कम पड़ रहा है बेटा। मैं यहाँ पर पेल्सियंस लिख रहा हूँ 0.0013, इसमें इतना कम पड़ रहा है, ध्यान से देखना बेटा। और इसमें कितना ज्यादा है देखो वो भी देख लेते हैं, एक 0.1000 माइनस करेंगे 0.1026, इसमें ज्यादा कितना है बेटा,
इसमें ज़्यादा है 0.0026 ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें देखो जी 0.1000 माइनस करेंगे 0. और इसमें कितना ज़्यादा बेटा 0.0065। अब देखो सबसे कम में कौन सा होगा, कैसे पहचानोगे, देखो कैसे पहचानो, देखो यहाँ पर कम कितना 0.013 कम है, यहाँ पर 0.026 कम है, मतलब इसके कंपेरिजन में ये क्या है, ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने जीरो है, 2 जीरो है। और यहाँ पर देखो 3 जीरो आ गया, लास्ट में कितना है 65। तो यानी याद रखना, जिसमें जितना ज्यादा जीरो होता है वो वैल्यू उतना ज्यादा छोटी होती है, इस बात का याद रखना। यहाँ तो ये दोनों वैल्यू, दोनों 2 जीरो सेम था, लेकिन उसके कंपेरिजन में ये क्या है, ये क्या है, ये छोटी है उसके कंपेरिजन में। अब इससे छोटी कौन सी होगी, ये वाली होगी, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो है, इसलिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी बाबू, ये वाली होगी। तो आपका जेड प्राप्तांक कितना होगा, ये। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज लगते हैं, बोले सर देखने में तो दिखा जाता है सबसे छोटा तो यही हुआ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई साहब, आप एक बार निकाल कर चेक कर लिया करो। फिर भी देखो, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करने का, इतना निकाल कर चेक कर लेने का भाई। ऐसे ये चीजें यहाँ पर लिखना मत बेटा, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा है तुमको समझा सकूं, इसलिए वो रफ में करने का, ठीक है ये, ठीक है। चलिए सबसे करीब की वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो यानी जेड बराबर 0.255, ठीक है। अब यहाँ पर अब यहाँ पर देखो माइनस में आएगा प्लस में आएगा, वो अपने डिसाइड करते बेटा। चलिए ठीक है, चलिए बेटा, अब जेड की वैल्यू मिल गई। अब ये हम निकालेंगे स्टेप नंबर 5। तो जेड ये रहा, तो बेटा इसकी वैल्यू हमें निकालना है P60 की। तो ये वाला हम क्या करेंगे, समीकरण यहाँ पर लिख देते हैं। तो जेड बराबर P60 माइनस 165 भागे में 10। चलिए जेड की वैल्यू कितना आया, 0.255। P60 का P60 माइनस 155, यहाँ पर आएगा 10। अब यहाँ पर ये इधर डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, 0.255 गुणे में 10। तो P60 माइनस 165। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2.55। तो P60 माइनस 165, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 255, यहाँ पर 1 प्लस 165 बराबर P60, दोनों को प्लस किया कितना आएगा 167.55 बराबर P60। तो यानी कि P60 बराबर 167.55, यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये स्टेप नंबर 5 है हमारा कंप्लीट। और लास्ट में बड़ा आपको आंसर में क्या लिखना रहेगा, एक लाइन हिंदी लिख देने का, ये वाला देखो, ये वाला लाइन आपको क्या करना है, हिंदी में लिख देना है। इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू को सॉल्व करेंगे। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको ये टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो सो प्लीज बाबू मुझसे कमेंट करके पूछना जरूर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को बड़ा बहुत डिटेल में समझाया, तो सो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं सारे चीजों को दिखा देता हूँ, कैसे कैसे मैंने समझाया था, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर सबसे पहले बड़ा, ये देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये सब चीजें निकाला, फिर यहाँ पर देखो ये पूरा स्टेप से स्टेप आप देखते जाइए, तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये देखो स्टेप 4, ये 5, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा मैंने यहाँ पर उसी का दूसरा क्वेश्चन P60 वाला किया, देखो इसमें भी सारे सेम स्टेप लिखा, देखो स्टेप में कोई चेंजेस नहीं किया बेटा, स्टेप में देखो कोई भी चेंजेस नहीं किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टेप 4, उसके बाद यहाँ पर आ गया स्टेप नंबर 5। तो देखो स्टेप बाय स्टेप, देखो हर चीजों को स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको हर चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को क्या करना है बाबू, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए करवाते रहूंगा, आपको हर चीजें क्लियर कराते
रहूंगा। तो बाकी के क्वेश्चन पढ़ा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय माता दी।